हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आशीष गुलिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास को जहाँ से हमने टॉपिक को ड्रॉप किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारी पेंडिंग रहती थी वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले बेसिक नेचर कि अमोनिया आपके पास है। अमोनिया इज द हाईली सोल्यूबल, ठीक है, किसके अंदर होता है भाई? वाटर के अंदर। ठीक है भाई, देन जब अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है क्या बना रहा है, ये पॉजिटिव आयन यानी कि लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पे फॉलो करेगा। और यहाँ से आपका बेसिक सॉल्यूशन जो बेसिक है हाइड्रोक्साइड फॉर्म में यानी कि जो आयंस होंगे वो आपके यहाँ पे बैलेंस होंगे। ठीक है, फिर ये बोलता है कि एज ए लुईस बेस यानी कि ये वर्क करता है एज ए लुईस बेस की तरह पे। बेस की तरह कैसे काम करेगा भाई? ठीक है, अब देखो जब इसने वाटर के साथ यानी कि बेसिक नेचर शो किया, तो जब इसने यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट किया तो इसकी वजह से इसने यहाँ पे बेसिक नेचर शो किया। तो ये कह रहा है कि आपकी जो टेंडेंसी होगी किसके हिसाब से, यानी कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, तो अमोनिया यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है लुईस बेस की तरह ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके? सेंट्रल एटम यानी कि नाइट्रोजन के। ठीक है, इट कैन बी फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ठीक है, किस तरीके के बनाता है? जैसे BF3 बनाता है भाई। BF3 जिस तरीके के बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की के लिए कोशिश करता है। ठीक है, और ये अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट शो करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखो भाई BF3 में फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और बोरॉन के कंपेयर में तो इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग का जो पाथ है वो ना सेंट्रल एटम की चाहिए पर होता फ्लोरीन यानी कि बॉन्डेड एटम की तरफ होता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में यहाँ पे क्या करते हैं? एक्शन विद हैलोजन यानी कि हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? बेसिक नेचर। दूसरी हमारी क्या थी? एज ए बेसिक कैरेक्टर यानी कि लुईस के बेस पे। अब लुईस बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया? लुईस कॉन्सेप्ट उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ आयन क्या हो रही है? एक्सेस में आ रही हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे इसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा है। फिर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया इट कैन द फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की बात मैंने किस लिए क्योंकि नाइट्रोजन का d ऑर्बिटल, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो d ऑर्बिटल है वो क्या होता है? वैकेंट रहता है। फिर हमने डिस्कस किया एक्शन विद द हैलोजन्स की, हैलोजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। अब हैलोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए टू वेव यानी कि दो रास्ते यहाँ पे डिपेंड करते हैं। पहला क्या तो क्लोरीन एक्सेस में होना चाहिए और या आपके पास क्या होना चाहिए? अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए। या तो क्लोरीन एक्सेस में होगा या आपके पास कौन होगा? अमोनिया। इनमें से किसी एक का एक्सेस होगा। आप रिएक्शन जब करेंगे तो जब एक्सेस विद अमोनिया, अमोनिया एक्सेस में होगा तो ये इस फॉर्म में रिएक्ट करेगा। यहाँ पे NH4 बना रहा है, NH4Cl एंड N2 यहाँ से बाहर निकल रहा है। और जब क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस में होगा अमोनिया के कंपेयर में, तो उस समय पे क्या होगा? अमोनिया यहाँ पे, यहीं पे जैसा अमोनिया यहाँ था वही अमोनिया ऐसे मिलेगा, पर ये जो आपके पास Cl3 है, ठीक है, Cl2 क्लोरीन है, जो 3 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, वो आपके मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे किसके अंदर? HCl एसिड के अंदर। ठीक है, HCl एसिड के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों रिएक्शंस का नेचर एक हैलोजन्स की वजह से चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे डिपेंड कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वही करा लेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराने की टेंडेंसी कम रखेगा। अब मान लो मैं 4 एग्जांपल्स में आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि PH3NNH3 में विड्रॉइंग किसका ज्यादा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे और फिर मुझे इसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अभी केमिकल प्रॉपर्टी जो हम कर रहे थे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, कि PH3NNH3, ठीक है, या तो इसको सिंपली ये पूछ लो कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, या आप इसमें से ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो दोनों की क्या करेंगे? आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर्स के बेस पे क्या करेंगे? इस कॉन्सेप्ट को आप कंटिन्यू करेंगे। या इनके साथ आप किसी हैलोजन्स की भी आप क्या कर सकते हैं? रिएक्शन करा सकते हैं। जहां मैंने हाइड्रोजन लिया है इस केस में ये हाइड्रोजन भी उसी हैलोजन की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? वेरी करा रहा है, फॉलो करा रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फोरस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन,
और ये इसके पास क्या होगा, लोन पेयर, क्योंकि अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फॉस्फोरस के पास, बताइए चेक करके। फिर हम बात करते हैं NH3 अमोनिया की, ठीक है। अमोनिया में मेरे पास क्या होगा, नाइट्रोजन, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास 2, यहां पे क्या होंगे, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, तो आपके पास जो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, उसका साइज अपने आप में बहुत बड़ा मैटर रोल प्ले करेगा। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें जो करंट यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, वही आपको फॉलो करके बताना था। जैसे इनके साथ मैंने कंपेयर किया था BF3 को, तो आप लोगों में से इसके जो बॉन्ड्स होंगे वो आप लोगों को यहाँ पे टैली करने हैं। नेक्स्ट भी जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है अमोनिया वाले केस में कि जब वो रिएक्ट करता है किसी हैवी मेटल के साथ, हैवी मेटल्स हमें पता और आपको भी अच्छे से पता है कि या तो मोस्टली हम जो रिएक्ट कराएंगे तो ट्रांजैक्शन मेटल को उठाएंगे जो आपके ग्रुप यानी कि जो आपका जो है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर जो 12 होगा, यानी कि जो उसके बीच वाले एलिमेंट हैं भाई, या तो आप उनको फॉलो करो, वो सारे के सारे क्या होंगे, हैवी मेटल्स होंगे, ठीक है। तो कुछ मेटल्स मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिए यहाँ पे, जैसे आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, जब हमें अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करा रहे थे, जो आपके पास फॉर्मेट निकल के आ रहा था, यानी कि जो जिस फॉर्म में आपको अमोनिया प्रेजेंस में पाया जा रहा था वो किस फॉर्म में था, NH4, यानी कि वो बेसिक कैरेक्टर शो करा था वहां पे हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब आपने रिएक्ट कराया था वाटर के साथ, आप याद कीजिए थोड़ी देर पहले आपने रिएक्शन पढ़ी होगी किसके साथ, जब आपका NH3 रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, NH4 पॉजिटिव के अंदर प्लस OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी कब, जब वो रिएक्ट कर रहा था, रिएक्ट विद वाटर H2O, ठीक है, ऐसा जब हुआ होगा, यानी कि वहां से बेस से बना था। और इसी के बेस पे हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्ट विद लेविस बेस, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी हमने तभी से डिस्कस करना स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने डिस्कस नहीं किया था। तो उस केसेस को हम फॉलो करने के लिए हमने क्या पढ़ा कि हमने कुछ रिएक्शंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि जब आयरन वाले केस में रिएक्ट करेगा, आप देखो यहाँ पे हम NH3 भी ले सकते थे, पर हमने NH3 बेस पे काम नहीं किया, हम यहाँ पे NH4 के बेस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, आयरन हाइड्रोक्साइड बना रहा है। आयरन हाइड्रोक्साइड आपको कैसा बना के देगा, ब्राउन PPT। अब देखो आयरन हाइड्रोक्साइड ब्राउन कैसे बना के दे रहा भाई, कि जब देखो आयरन एक मेटल है, जब मेटल ऑस्मोसिस यानी कि ऑस्मोसिस की प्रेजेंस में या वाटर की प्रेजेंस में जनरली क्या करेगा, अपने ऑक्साइड बनाएगा। और जब आयरन अपने ऑक्साइड बनाता है तो कलर कैसा देता है, ब्राउन कलर, यानी कि जो उसकी सरफेस होती है उसकी सरफेस पे एक लेयर बन जाएगी और लेयर कैसी होगी, वो ब्राउन कलर की होगी। तो इसलिए इसका जो PPT होगा वो भी कैसा होगा, ब्राउन होगा, ठीक है। और उसके बाद अच्छा जितने भी PPT बन रहे हैं भाई, ये एक तो प्योर फॉर्म में होंगे और दूसरा किस में होंगे, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इनमें जो प्योरिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे N फॉर्म में सॉल्यूशन बाहर निकल। अब ये NH4 में निकलने का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ये क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका ये सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। फिर मेरे पास एल्युमिनियम है, जब हैलोजन के साथ, ये देखो सारे हैलोजन के साथ जुड़े हुए, ये हैलोजन और ये हैलोजन है, ठीक है। और जब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, दोबारा से वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब ये साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब आपने देखा होगा कोई एल्युमिनियम की वायर होती है जिसको लॉन्ग टर्म तक जब आप या तो यूज करते हो, बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो और वो धीरे धीरे वीक हो जाती है, या आपने बेसिकली किसी एल्युमिनियम वाले रोड को, नेल को देखा होगा कि कुछ समय तक आप उसको रखे देते हैं लॉन्ग टाइम के बाद, तो उस पे व्हाइट कलर की हल्की हल्की पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। व्हाइट कलर की उसके ऊपर पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए इसके जो PPT आ रहा है कैसा आ रहा है, इसका व्हाइट PPT आ रहा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, देखो ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन दैट विल बी सेम, ठीक है। किसकी वजह से, इसकी वजह से, अमोनियम की वजह से, ठीक है। फिर हमने जिंक सल्फेट की रिएक्शन फिर हमने कराई, तो हमारे पास क्या आ रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी, क्योंकि जिंक यहां से जब रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑलरेडी जब बॉन्ड बनाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करता है, तोड़ता है, तो उसके सरफेस पे लूज होकर कार्बन आता है,
ठीक है। तो यहाँ से जिंक हाइड्रोक्साइड आपको कैसा देगा, एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म सॉल्यूशन देगा, और जो उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो अमोनियम आपने डाला था जो आयन फॉर्म के अंदर, तो वो आपका सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ जो यहाँ पे आप एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो वहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूट में इसके साथ क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। आप इस बात का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके यूज आप कहाँ करते हैं। नेक्स्ट में जो हमारे पास, यानी कि जो हम डिस्कस करने वाले थे यूजेस ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया का यूज कहाँ करते हो। देखो अमोनिया का जो सबसे ज्यादा, सबसे पहली बात भी बेसिकली सोचने वाली बात है कि ऑलरेडी जो इसका यूज हम करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो खेती वगैरह में है, जहाँ पे यूरिया वगैरह खाद की मैंने पहले बात की थी, तो वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो बोलते हैं इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग आप नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड सोडियम कार्बोनेट एंड लिक्विड जो अमोनियम है उसका यूज किया जाता है कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर के अंदर। एंड यूज फॉर जो नाइट्रस आपके पास हैं वो आपके पास जो फर्टिलाइजर वगैरह हैं, यानी कि जो खाद वगैरह होता है खेतों में डालने के लिए, वहां पे आप यूज करते हैं। जिसमें एज सच की कौन कौन से प्रोडक्ट हम बनाते हैं, एक तो जो अमोनियम नाइट्रेट जो बनता है भाई वो सबसे ज्यादा, मतलब उसमें नाइट्रोजन यूज किया जाता है। दूसरा अमोनियम जो सल्फेट है, व्हाइट पाउडर आता है, ठीक है, वो यूज किया जाता है। एंड यूरिया तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, यूरिया जो खाद वगैरह जो गेहूं वगैरह में डाला जाता है तो वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इम्पोर्टेंट ये रीजन है, ठीक है, कि इसका एज ए सॉल्वेंट इसको जो यूज किया जाता है कहाँ पे, लेबोरेटरीज के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर भी इसका कहाँ किया जाता है, यूज किया जाता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करता है ये नाइट्रिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के अंदर, और भी काफी एजेंट है जहां पे यूज किया जाता है। बेसिकली दो के अंदर नाइट्रिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेटर जो आपके पास होते हैं उनके अंदर जो यूज किया जाता है, क्योंकि इसका सीधा काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना, डिक्रीज करना। जहां पे टेम्परेचर राइज अप यानी कि इंक्रीज कर गया है तो इसका सबसे पहला काम ये है कि वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करेगा सबसे पहले ये, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूज फॉर इन द फर्टिलाइजर के लिए इसका यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर में हम सबसे ज्यादा 3 प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो नाइट्रोजन के बेस पे बनाए जाते हैं। एक तो यूरिया आपको पता है कॉमनली सब खेतों में डालते हैं, व्हाइट कलर फॉर्म में होता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट एंड द अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया, 3 प्रोडक्ट आप सबसे ज्यादा बनाते हो। और एज ए यानी कि सॉल्वेंट आप लेबोरेटरी में यूज करते हो, एज ए रीजेंट फॉर्म में भी इसका क्या किया जाता है, यूज वहां पे किया जाता है। और ये टॉपिक हमारे यहाँ पे अमोनिया की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक वही जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गैसेस। नाइट्रोजन गैसेड के बारे में मैंने आपसे पहले बताया था कि नाइट्रोजन अपने नेचर में 5 ऑक्साइड बनाता है, और 5 ऑक्साइड आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जब तक वो स्टेबिलिटी शो ही नहीं करेंगे तो आपको पता है कि आपके नेचर के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी मैच करेंगे नहीं। और सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, जनरली नाइट्रोजन अपने एटमोस्फेयर में 5 ऑक्साइड बनाता है, और पांचों के पांचों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। फिर भी हम अपने डेली लाइफ में मोस्टली जो ऑक्साइड होते हैं उनका यूज करते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, जैसे +1 से +2 +3 +4 और जब +5 तक पहुंचेंगे तो पहले इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, और जब +5 तक पहुंचेंगे तो इनका जो नेचर होगा वो यहाँ पे एसिडिक हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, जब तक ये हमें पता है कि बस स्टेबल कंपाउंड बना ही नहीं रहे, स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएंगे तो स्टेबल भी होंगे ही नहीं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन है वो होना कंप्लीट है। और नाइट्रोजन के यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी कि कंपाउंड कोई भी यहाँ पे स्टेबल नहीं होता। और डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहला यहाँ पे NO2, दूसरा NO, तीसरा N2O3, N2O4 एंड N2O5। एंड देन आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन आप यहाँ पे N2O, NO इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। जो अदर एलिमेंट है वो आपको पता है कि हाईली स्टेबल जो ऑक्सीडेशन नंबर
+3 एंड द +5 के अंदर ज्यादा स्टेबल मिलेंगे आप लोगों को, यानी कि +5 में ज्यादा स्टेबल मिलेंगे कंपेयर टू +3, क्योंकि वहां पे साइज वेरी करता है और साइज वहां पे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है कि टॉप टू बॉटम साइज वहां पे क्या करता है, इंक्रीज, क्योंकि नाइट्रोजन, अब ये तो पर्टिकुलर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन अपने 5 बना रहा है। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की जब मैं बात करूँ, यानी कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन एलिमेंट्स की यदि बात करूंगा तो वो एलिमेंट इनके कंपेयर में आप लोगों को काफी डिफरेंट वेरिएंट उनके बारे में देखने को यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको भी पता है कि वो जो स्टेबल होते हैं वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होते हैं और नाइट्रोजन आपका होता है वो डायटोमिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखने मिलता है, जैसे फॉस्फोरस अपने है नेचर में 2 आइसोटॉप्स बनाता है, तो उनकी प्रॉपर्टी यदि ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं नाइट्रोजन की वैरी करता हूं तो यूनिक होंगी, डिफरेंट होंगी, पर यहां पे ओनली मैं ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, तो चैप्टर को कंफ्यूज में नहीं करना है। जिस बेस पे जो प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस, देखो वो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। अब यहाँ पे ओनली एक एलिमेंट यानी कि नाइट्रोजन को डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन NO2 ऑक्सीडेशन नंबर +1 फॉलो करेगा, तो गैसेज है तो आपको पता है कि कलरलेस होगी, ठीक है, और कैसे होगी भाई, ये अनरिएक्टिव गैस होगी, ठीक है। दूसरा मेरे पास NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पे होगी, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 फॉलो करेगा, ठीक है। आपके पास कलरलेस गैस होगी और न्यूट्रल होंगी, ठीक है। रिएक्टिव होगी, अनस्टेबल एंड द थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक आपको पता है, थर्मोडायनेमिक के 3 आपकी स्टेज होती हैं, ओपन, क्लोज एंड द आइसोलेटेड के अंदर, वो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। थर्ड हमारे पास आता है N2O3, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 फॉलो करेंगे, जो कि ब्लू सॉलिड फॉर्म में होता है, नेचर में एसिडिक होता है। देखो यहाँ पे न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जहाँ पे लास्ट में हम N2O5 की बात करेंगे तो इसका एसिडिक कैरेक्टर नेचर में ये यहाँ पे इस कंडीशन पे जाके सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये, ठीक है। N2O3 की बात करें तो +3 होगा, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में यानी कि एसिडिक होगा, अनस्टेबल होगा गैसीय फेज के अंदर, यानी कि सॉलिड के अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि स्टेबल होने के चांसेस इसके हैं। N2O4 यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर +4 फॉलो करता है, कलरलेस होता है, लिक्विड एंड एसिडिक होता है और एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम विद NO2 फॉर्म में। इक्विलिब्रियम आपको पता है क्या होता है, इक्विलिब्रियम जिसका टेम्परेचर प्रेशर दैट विल बी कांस्टेंट होता है और जो रिएक्शन इजीली से रिवर्सेबल होती है, जिसके अंदर जो क्वांटिटी होती है लेस होती है, और सिस्टम क्या होता है आपका यहाँ पे क्लोज होता है। N2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेगा, यहाँ पे कलरलेस होगा सॉलिड और गैसेस के अंदर, यानी कि एसिडिक मीडियम शो करेगा, ठीक है। अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो NO2 जो पॉजिटिव फॉर्म में यानी कि आयन फॉर्म में, और NO3 नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पे इन 2 कंडीशन में क्या मिल सकता है आपको, सॉलिड के अंदर आके स्टेबल मिलेगा। अदरवाइज अदर किस स्टेट में आप देखोगे, यानी कि इस स्टेट में आप इसको डिस्कस करोगे तो ये मोस्टली आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ये अनस्टेबल फॉर्म में मिलेगा। अब हर किसी एलिमेंट की हम प्रिपरेशन और हर किसी को हम पर्टिकुलर फॉर्म में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑक्साइड जो हमारा आता है भाई, वो हमारे पास आता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि जिसका जनरल फॉर्मूला होता है N2O, जिसको आप जनरली लाफिंग गैस के बारे में बोल सकते हो, ठीक है, कि इट इज प्रिपेयर बाय, जब इसको हीट किया जाता है किसको, अमोनियम को, यानी कि NH4 और किसके साथ, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को जब क्या किया जाएगा, हीट, अमोनियम नाइट्रेट यानी कि अमोनियम NH4, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोनियम आयन आपके पास क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा है, एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है। जब उसको, क्योंकि NH3 अमोनिया, एक हाइड्रोजन ज्यादा मिला दे तो अमोनियम बन गया, और नाइट्रेट आपको पता है NO3 होता है। जब इसको मैं हीट करता हूं तो N2O+ वाटर में यहाँ पे टूटता है, ठीक है। तो वाटर में टूटेगा तो ऑलरेडी आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, कलरलेस आपके साथ, कलरलेस फॉर्म में ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो ये सोडियम के कुछ कंपाउंड बनाता है, और जहां से अमोनिया यानी कि एक जो हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट था वो यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सोडियम की रिएक्टिविटी यहाँ पे हाईली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के कंपाउंड बनेंगे और अमोनिया, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये बेस है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन और यहाँ पे ये एंजाइड फॉर्म में सॉल्यूशन यहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है भाई, इसका यूज एज ए एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है। जैसे आप डेटोल का यूज करते हैं ना अपने लाइफ में, डेटोल यहाँ पे जहाँ पे जम्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, या कोई आपके पास जम्स वगैरह को मोस्टली क्या करते हैं आप रिमूव करते हैं, जहाँ पे इंजनिंग वगैरह हो गई है उसको वॉश आउट करने के लिए बेसिकली आप यूज करते हो एंटीसेप्टिक के लिए, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो उसी फॉर्म में यानी कि डी हाइड्रोजन का उसी फॉर्म में हम क्या करते हैं यूज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन फॉर्म में इसका बेसिकली डी हाइड्रोजन का भी हम यूज करते हैं। उसी तरीके से हम इसका भी यूज करते हैं, बोला यूज एज ए एंटीसेप्टिक, इसका यहाँ पे क्या किया जाता है यूज किया जाता है। और जब इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे N2 और O2 की फॉर्म में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, यानी कि डाई मॉलिक्यूल फॉर्म में ये उस फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन यानी कि ये एक सोर्सेज यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए एक सुपर कंपाउंड है, ये बहुत हाईली फॉर्म में बहुत जल्दी से ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है। एज ए एजेंट भी कुछ कंडीशन पे जाके क्या करेगा, ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। और इसके बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं, देखो मोस्टली आपने इसका यूज मोस्टली देखा होगा, तो डेली लाइफ में इसका यूज बहुत ही या तो हम एंटीसेप्टिक के यूज में करते हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में, उनका भी हम क्या करेंगे यहाँ पे इनका यूज करना हम स्टार्ट हो, यानी कि उस केसेस में भी कुछ केसेस में इसका हम यूज करते हैं, स्पेशली जो फेस प्रोडक्ट होते हैं उन केसेस में हम स्पेशली इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है भाई वो आता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, जिसके बारे में आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 आता है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ जब इसका हम कैटालिस्ट यानी कि ऑक्सीडेशन फॉर्म में, यानी कि जब हम अमोनिया का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ये यहाँ पे 4NO और किस में 6H2O की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर बाय नाइट्रिक एसिड के बेस पे इसको प्रिपेयर किया जाता है, और किसकी बेस में, एक हैवी मेटल की बेस में। तो हैवी मेटल फॉर्म में हम यहाँ पे कॉपर हमने यूज किया है। ठीक है, तो जब कॉपर का हम जब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये यहाँ पे आप लोगों के पास ये आपका यहाँ पे प्रिपेयर होकर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जब सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे विद आयरस सल्फेट के साथ जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा, प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की आप लोग पता है कि हाई रिएक्टिव होता है नेचर के अंदर। ठीक है, तो जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा सोडियम नाइट्रेस के साथ और आयरन, यानी कि आयरन सल्फेट यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है, प्लस में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट आपके पास ये बन रहा, हाइड्रोसल्फेट ये रहा सोडियम का, वाटर और NO, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट हो रहे हैं। अच्छा, जब हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था तो इसको हमने स्टेबल किया था थर्मोडायनेमिक के अंदर। जब थर्मोडायनेमिकली जब इस पे हम जब काम करते हैं, तो थर्मोडायनेमिकली 2NO आपके पास जो होता है वो डिवाइड होता है N2 + O2 फॉर्म के अंदर, यानी कि जब थर्मोडायनेमिक मैंने बताया था भाई यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ऑलरेडी 3 तरीके के सिस्टम होंगे। ठीक है, 3 तरह के सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें जब आप प्रोसेस को करेंगे तो ऑलरेडी बात है गैसेस की बात कर रहा हूं, तो ओपन सिस्टम में तो काम करेंगे नहीं, आप काम किस में करोगे, क्लोज के अंदर। तो क्लोज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर वहां पे वेरी करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर वहां पे काम कराओगे तो टेम्परेचर दैट विल बी कांस्टेंट हो जाएगा। वहां पे अलग अलग लॉज काम करेंगे। तो जब थर्मोडायनेमिकली मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आपको अच्छे से पता होगा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे कौन सा लॉ काम कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, 2NO यहाँ पे आपके पास है, यानी कि NO ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब मैं इनको हीट कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर, यानी कि N2 + O2 की फॉर्म में यहाँ पे आप लोग क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है भाई।